जब भी भारत में पर्यावरण बचाने की बात आती है तो सबकी नजरें एक ही जगह टिकती हैं, सुप्रीम कोर्ट पर। पर सोचिए, क्या हो अगर वही अदालत जो रास्ता दिखाने वाली है वो चीजों को सुलझाने के बजाय और ज्यादा उलझा दे। और बस यहीं से आज का हमारा मेन सवाल शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट का असली रोल क्या होना चाहिए? एक रेफरी का जो सिर्फ ये देखे कि सब नियमों से खेल रहे हैं या नहीं, या फिर एक प्लेयर का जो खुद मैदान में उतरकर नए नियम बनाए? तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। हम देखेंगे कि कोर्ट की भूमिका में क्या बदलाव आया है, कुछ बड़े फैसलों की बात करेंगे, देखेंगे कि इस कंफ्यूजन की कीमत कौन चुका रहा है, और आखिर में एक बेहतर रास्ते पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम से ही शुरू करते हैं। देखिए, पहले उम्मीद ये थी कि सुप्रीम कोर्ट एक आर्किटेक्ट की तरह काम करेगी, मतलब पर्यावरण के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा बनाएगी। लेकिन आजकल लगता है कि वो एक फायर फाइटर बन गई है जो बस एक के बाद एक अलग अलग मामलों की आग बुझाने में लगी है। और ये जो बदलाव है ना, ये बहुत बड़ा है। पहले कोर्ट एक प्रोएक्टिव रेगुलेटर थी, यानी भविष्य को ध्यान में रखकर साफ सुथरे नियम बनाती थी। पर अब वो एक रिएक्टिव मैनेजर बन गई है। इसका मतलब सीधा है, पॉलिसी बनाने की जगह वो अलग अलग केस में सीधे दखल दे रही है, और अक्सर वो काम कर रही है जो असल में सरकारी एजेंसियों का है। एक सोर्स के शब्दों में कहें तो इस रवैये से अदालत एक मैनेजर की भूमिका में खिंचती चली जा रही है। अब देखिए, इरादे भले ही अच्छे हों, पर नतीजा ये निकल रहा है कि कोर्ट वो काम कर रही है जो असल में सरकार की एग्जीक्यूटिव एजेंसियों का है। लेकिन ये सब असल में दिखता कैसा है? चलिए 3 ऐसे केस देखते हैं जहां ऐसा लगा मानो खेल के नियम मैच के बीच में ही बदल दिए गए हों। ये केस इस बदलते रवैये को एकदम साफ कर देंगे। तो पहला केस है दिल्ली की डीजल गाड़ियों का। याद होगा, दिसंबर 2015 में कोर्ट ने 2000 सीसी से ऊपर की डीजल एसयूवीज के रजिस्ट्रेशन पर बैन लगा दिया। फिर कुछ ही महीने बाद अगस्त 2016 में ये बैन हटा दिया और 1% का ग्रीन सेस लगा दिया। और फिर बाद में ये एक्शन भी सिर्फ 10 या 15 साल पुरानी गाड़ियों तक ही सीमित कर दिया गया। अब सोचकर देखिए, इन बदलते फैसलों से कार खरीदने वालों और बनाने वाली कंपनियों में कितना कंफ्यूजन फैला होगा। अगला मामला है इको सेंसिटिव जोन का। जून 2022 में कोर्ट ने एक सीधा सा नियम बना दिया कि भाई जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया हैं उनके चारों ओर 1 किलोमीटर का ईएजी होगा। लेकिन ये वन साइज फिट्स ऑल वाला फैसला प्रैक्टिकल नहीं था। जब जमीनी स्तर पर इसका बहुत विरोध हुआ तो अप्रैल 2023 में कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ा। उन्हें मानना पड़ा कि राज्यों ने जो लोकल हालात के हिसाब से नियम बनाए थे वो ज्यादा बेहतर थे। और यहीं से हम एक और भी ज्यादा विवादित मुद्दे पर आते हैं। उन प्रोजेक्ट्स का क्या होता है जो पहले तो नियम कानून ताक पर रखकर बढ़ जाते हैं और फिर बाद में परमिशन मांगने आते हैं। इस प्रैक्टिस को कहते हैं पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। मतलब काम पहले कर लो, नियम तोड़ दो और फिर बाद में उसे लीगलाइज करा लो। और चिंता की बात यह है कि कोर्ट का झुकाव भी ऐसी मंजूरियों की तरफ बढ़ा है। इससे तो पर्यावरण से जुड़े कानूनों का पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है ना? तो ये जो पूरी अनिश्चितता है, इसका एक असली खामियाजा भी होता है। पर सवाल ये है कि इन बदलते फैसलों की कीमत आखिर चुका कौन रहा है? इस बारे में जो एक्सपर्ट्स बताते हैं वो बिल्कुल साफ हैं। कोर्ट के फैसलों में ये जो उतार चढ़ाव है, ये सिर्फ एक लीगल प्रॉब्लम नहीं है। इसका असर पर्यावरण से जुड़े हर एक इंसान, हर एक एजेंसी पर पड़ता है। असल में ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक सोर्स इसे पर्यावरण से जुड़े विवादों पर होने वाली बहस में एक बेकारपन का धुंधलाका कहता है। अगर सीधे सीधे समझें तो जब खेल के नियम ही बार बार बदल रहे हों तो फिर इस बात पर बहस करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता कि कौन नियम मान रहा है और कौन नहीं। और इसका असर बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा होता है। जो लोग प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उन्हें अचानक बढ़े हुए खर्च और देरी का सामना करना पड़ता है। सरकारी एजेंसियां खुद कंफ्यूज हो जाती हैं कि भाई हमारी पावर क्या है और ड्यूटी क्या है। यहाँ तक कि जुडिशियल सिस्टम पर भी असर पड़ता है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट सीधे मामले में आ जाती है तो निचली अदालतों में सुनवाई का मौका ही खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, इन सबके बीच पर्यावरण की सुरक्षा का जो मेन मकसद है वही कहीं पीछे छूट जाता। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई बेहतर तरीका है? अच्छी बात यह है कि हाँ है, और यही हमें एक ज्यादा साफ सुथरे रास्ते की तरफ ले जाता है। इसका जो सॉल्यूशन सुझाया गया है वो सोच बदलने की बात करता है। मतलब कोर्ट सरकार का काम खुद करने के बजाय एक डिसिप्लिनेरियन या अनुशासक का रोल निभाए। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई कोच होता है जो खुद मैच नहीं खेलता, पर यह पक्का करता है कि उसकी टीम यानी सरकार नियमों से खेले और अपनी स्ट्रैटेजी सही से लागू करे। इसे करने का एक तरीका है मैंडेमस स्ट्रक्चर्स। अब ये बड़ा कानूनी सा शब्द है, इसे छोड़ते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि कोर्ट सरकार को टाइम बाउंड साफ सुथरे निर्देश दे।
मतलब वो बड़े बड़े नियम ना बनाएं, बल्कि सीधा कहे कि देखो सरकारी एजेंसी, तुम्हें ये काम इस तारीख तक खत्म करना है और तुम्हारा फैसला इन सबूतों पर आधारित होना चाहिए। ये तरीका एकदम सटीक है, लॉजिकल है और कोर्ट को छोटी छोटी चीजों में दखल देने से भी बचाता है। तो फाइनल गोल एकदम क्लियर है, सरकारों और रेगुलेटर्स को इतना मजबूत बनाना कि वो अपना काम खुद सही से कर सकें, ना कि कोर्ट उनके लिए वो काम करे। इस तरीके से पूरे सिस्टम में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और काबिलियत आती है। तो इस सारी बातचीत के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि कोर्ट को ज्यादा दखल देना चाहिए या कम। असली मुद्दा है बेहतर, ज्यादा स्मार्ट तरीके से दखल देने का। यहां क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। और आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस खेल में सिर्फ एक रेफरी बने रहने से आगे बढ़कर सरकार के लिए एक बेहतर कोच बन सकती है? एक ऐसा कोच जो उसे ज्यादा असरदार और लंबे समय तक टिकने वाले फैसले लेने में गाइड करे। हमारे पर्यावरण का भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा है।